बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। ग्रेट सेशन। थैंक्स। होपफुली अगली बार तक और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे। नाइस, पर ये डिले क्यों? फंड्स अरेंज करने की कोशिश जारी है। सोचा था कोई इजियर तरीका होगा, पर मेरी दुनिया में ये पॉसिबल नहीं लगता। पर व्हाट अबाउट माय वर्ल्ड? वो तो यही है, बॉब वर्ल्ड। जॉइन अ वर्ल्ड जो रहे आपकी दुनिया में। बॉब वर्ल्ड, जो दे अनलिमिटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू क्विक एंड इजी लोन्स। डाउनलोड नाउ और लॉग ऑन टू bobworld.com। फोकस इज राइट। वाओ, द न्यू इक्विपमेंट इज फाइनली हियर। यू फॉरगॉट मी क्या? अरे नहीं सिंधु, मैंने भी तुम्हारा वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है, बॉब वर्ल्ड। बॉब वर्ल्ड, वी लिव इन योर वर्ल्ड। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ जाने माने एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सचिन पिलगांवकर। 1982 की फिल्म नदिया के पार, खेत से बैलगाड़ी का सफर और चंदन के किरदार में सचिन पिलगांवकर। ये दृश्य हमें हिंदी सिनेमा में मिट्टी की खुशबू की यादें ताज़ा कराता है। हमारा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? काहे? बोलो। हाँ बोले। खाली जवाब दो, हाँ कि ना। हमें नहीं देना जवाब का बाप। रिसाई गई का? 17 अगस्त 1957 को मुंबई में पैदा हुए सचिन शरद पिलगांवकर 4.5 साल की उम्र में ही मराठी फिल्म में एक बच्चे का लीड रोल निभाकर दर्शकों की आंखों के तारे बन गए थे। हिंदी फिल्मों में पहली बार सचिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी के साथ 1967 की फिल्म मंजली दीदी में किशन की भूमिका में नजर आए। किशन! 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 क्यों रे? इतनी देर से चिल्ला रहे हो, जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? दीदी, तुम मुझे चोर समझती हो ना? मैं चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने नहीं आता था। मुझे माफ कर दे भैया, गुस्से में मैं जाने तुझे क्या कुछ कह गई। चल। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं। वहाँ की तुझे कौन कह रहा है भैया? मैं तो तुझे तेरे गांव ले चलने को कह रही हूँ। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर सचिन ने ज्वेल थीफ, ब्रह्मचारी और मेला जैसी लगभग 65 फिल्मों में सपोर्टिंग रोल अदा किए। 1975 की फिल्म गीत गाता चल में सचिन पहली बार लीड रोल में नजर आए। इसके बाद बालिका वधू, अखियों के झरोखों से और नदिया के पार जैसी बेहद कामयाब फिल्मों के जरिए सचिन ने घर घर में अपनी पैठ बना ली। जब देखो पढ़ते ही रहते हो, बंद करो। गुरुजी ने कहा है ना कि पठन पाठन समाप्त करके उठना। निकालो। मैंने बोला ना बंद करो, मतलब बंद करो। 90 के दशक में सचिन पिलगांवकर फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में भी सक्रिय हुए और नेशनल चैनल पर आने वाला उनका कॉमेडी शो तू तू मैं में बेहद पसंद किया गया। 2006 में सचिन पिलगांवकर अपनी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर के साथ नच बलिए नाम के हिंदी डांस रियलिटी शो जीतने की वजह से चर्चा में रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सचिन पिलगांवकर ने एक्टिंग और डांस के अलावा कई मराठी और हिंदी फिल्मों में डायरेक्शन भी किया है। 2017 में उनकी आत्मकथा हाच माझा मार्ग प्रकाशित हुई, जिसे मराठी पाठकों ने खूब सराहा। मराठी के अलावा सचिन पिलगांवकर उर्दू जबान से भी उतनी ही मोहब्बत रखते हैं, जिसकी तालीम उन्होंने मीना कुमारी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे शायरों की सोहबत में हासिल की। साहिब, अब जब सारे मुखौटे उतर ही चुके हैं, तब क्यों ना खुल के बात की जाए। अच्छा, क्या? थक गया था मैं इस भीख से। दिल्ली जाने का सपना मेरा था, आपका नहीं। आपने वो भी मुझसे छीन ली। हाल ही में आई सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसी वेब सीरीज के जरिए सचिन पिलगांवकर आज भी अपने चाहने वालों तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि आपको हम सचिन के नाम से ही जानते रहे जी। ख़ास तौर पर अगर देखें आपकी फिल्में जो बालिका वधू और अखियों के झरोकों से, नदिया के पार और गीत गाता चल वाला जो एक पूरा ज़माना था, उससे पहले आप मास्टर सचिन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन इधर हाल के वर्षों में देखता हूँ कि सचिन पिलगांवकर
और मुझे बड़ा कभी कभी लगता है कि किस सचिन की बात हो रही है, क्योंकि उनको तो हम अभी तक सचिन के ही नाम से जानते रहे। जी। आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी कि आपका नाम अचानक उसके साथ आपका सरनेम प्रचलित होने लग गया? नहीं, अभी क्या है कि ये आपसे मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरा पूरा नाम भी लोग लेने लगे हैं या पूरे नाम के साथ मुझे पहचानने लगे हैं। मुझे तो खैर पता ही नहीं होता। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये नाम जो है, पूरा नाम लोग जानने लगे। पहला मैं इसका क्रेडिट दूंगा अब मेरी बीवी को, क्योंकि उसने काम अपना शुरू किया, टेलीविज़न से भी शुरू किया और फिर उसका नाम काफ़ी उसने कमाया अपने बलबूते पे, और उसका नाम पूरा वो सुप्रिया पिलगांवकर। और उसके बाद नच बलिए में जब हम फर्स्ट सीज़न में आए और वो जीते भी, तो उस वक्त सचिन सुप्रिया ही कहा जाता था, लेकिन लोग बोलते सचिन सुप्रिया मतलब अच्छा ये सुप्रिया का हस्बैंड है, अगर सुप्रिया पिलगांवकर है तो फिर ये भी पिलगांवकर होगा। तो उस तरह से वो पिलगांवकर नाम थोड़ा सा लोगों के ज़बान पे चढ़ना शुरू हुआ मेरे मुतालिक, सुप्रिया की वजह से। सुप्रिया की वजह से। और उसके बाद सोने पे सुहागा हमारी बिटिया, जो वो भी इस प्रोफेशन में आ गई और उसने अपना नाम श्रिया पिलगांवकर, वो भी काफ़ी फेमस हुआ, पर्टिकुलरली इस यंग यूथ के साथ। और श्रिया पिलगांवकर है तो नेचुरली ये सचिन पिलगांवकर होगा। और ये भी बात है, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि सचिन तेंदुलकर का सचिन और सचिन पिलगांवकर का सचिन, ये ज़रा पहचानने में, डिफरेंशिएट करने में ज़रा थोड़ी आसानी महसूस होती होगी। जी जी। शायद इस वजह से हुआ होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सचिन, सिर्फ सचिन नाम का मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इतना लोकप्रिय हुआ हो। लोकप्रिय है नहीं है कि बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में कोई दूसरा होगा ऐसा मुझे लगता है। जी जी। क्योंकि लोगों के साथ फिर सरनेम भी लगते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं लगा। जैसे आपने जिक्र किया था पहले, तो अगर सचिन का नाम लेते हैं तो सबसे पहला सचिन अगर दिमाग में किसी के आता है तो आपका ही आता है। मेरा नाम, मेरा चेहरा। जब तक कि कोई ये ना कहे कि भैया हाँ ये सचिन वागड़े है, या यह सचिन उपाध्याय है, तब तक नहीं मालूम पड़ता। बिल्कुल। तो और ये तो बाद में हुआ कि सुप्रिया जी के नाम की बात आपने की, लेकिन एज अ फिल्म गोअर हम लोग तो सचिन कौन, वो सारिका वाले, सचिन सारिका। जी जी। वो जोड़ी बनी थी ना, जोड़ी। गीत गाता चल से जो शुरू हुई और काफ़ी हद तक कामयाब रही जोड़ी। तो कामयाबी जो है वो लोगों के मुंह पे ज़रा आसानी से चढ़ती है। अच्छा, तो जैसा कि पिलगांवकर यहाँ महाराष्ट्र में तो ये एक चलन सा ही है कि गांव के नामों के साथ सरनेम जैसे बन जाते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है कि पिलगांव नाम के किसी गांव, मतलब जगह से आपका रिश्ता होगा। तो कहाँ पैदा हुए? मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मतलब मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। और मेरे ख्याल से 4-5 जनरेशन्स पहले पिलगांव से मेरे रिश्तेदार आए होंगे यहाँ, और उनका सरनेम कुछ और होगा, डेफिनेटली नाम कुछ और होगा, लेकिन वो पिलगांव से यहाँ पे आए थे, इस वजह से वो पिलगांवकर हैं। आपके पिता क्या करते रहे और आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है छोटी, जो मुझसे 13 साल छोटी है। और हम भाई बहन मतलब हम दोनों ही हैं। मेरे माता पिता दोनों इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। माय वाइफ उनके साथ काम मेरा जब शुरू हुआ उससे पहले वो भी ताल्लुक़ नहीं रखती थी। शायद इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मेरे फादर की डेथ सुप्रिया से मैं मिला उसके चंद महीने पहले हुई थी। इसलिए मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहा है कि सुप्रिया की मुलाकात जो है मेरे फादर से नहीं हो पाई। बहरहाल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, माई मदर हैज़ बीन अ हाउस वाइफ राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे पिताजी जो थे, जब मैं पैदा हुआ तब वो एक WIAA नाम की कंपनी में काम करते थे,
कंपनी का नाम पूरा है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो उसमें वो काम किया करते थे और तनख्वाह उनकी काफ़ी कम थी। लेकिन मैं पैदा हुआ और मेरे पैदा होने के चंद सालों बाद मुझे मौका मिला मराठी फिल्म में काम करने का। एंड माय फादर वाज अ फिल्म बफ एंड माय फादर ऑलवेज वांटेड कि भाई मेरा बेटा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, काम करे। और वो उनकी एम्बिशन क्या थी कि वो राज कपूर हो, यानी कि एक्टर डायरेक्टर, ये उनका ख्वाब था। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। उस वक्त मेरी उम्र थी 4.5 साल और मेरी खुशकिस्मती मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये कि मुझे ऐसे पहले गुरु मिले जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। उनका नाम है राजा बहू परांजपे जी। और वो दरअसल उनको एक तरह से तहरीक हुई थी ये मराठी फिल्म बनाने की। चार्ली चैपलिन की जो फिल्म थी द किड, उससे जाहिर सी बात है कि उसमें बच्चे का रोल जो था वो भी मेन रोल ही था और वो फिल्म लोगों को पसंद आई। वो महाराष्ट्र भर के लोगों ने उस वक्त देखा। उस वक्त फिल्मों की तादाद उतनी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, लेकिन वो फिल्म लोगों को पसंद आई और पूरे महाराष्ट्र ने मुझे गोद ले लिया उस फिल्म की वजह से। और उस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला बाय द हैंड्स ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मौजूदगी में मुझे वो अवार्ड मिला। और तब तक मेरी माँ तो यही कहा करती थी कि भाई इसको फिल्मों में नहीं काम करना चाहिए, इसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी खासी नौकरी करनी चाहिए, 9 to 5 जॉब करेगा, नाम कमाएगा और जो है अच्छी पोजीशन में, अच्छे पोस्ट में होगा। ये उनका ख्वाब था। लेकिन जब उन्होंने मुझे वो अवार्ड लेते हुए देखा तब उनकी आंखें जो थी वो नम हो गई। जाहिर सी बात है एक माँ को वो महसूस होना, क्योंकि वो अवार्ड जब लिया मैंने और मैं जा रहा था तो पंडित जी ने आवाज़ दी कि सुनो। मैंने मुड़ के देखा तो इधर आओ। तो मुझे पास बुलाया और मुझे अपनी गोद में बिठाया। प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। मुझे याद है मेरी माँ ने उस फंक्शन के लिए मुझे शेरवानी सिलवाई थी। काले कलर की शेरवानी थी और सफ़ेद रंग की चूड़ीदार थी और मोजड़ी भी पहनी थी मैंने। उन लोगों को लगा होगा 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लेकिन ये 5 साल का आया तो ज़रा थोड़े से लोग भी देखने लगे, ज़रा थोड़ी मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे आ गई। और फिर पंडित जी ने जब गोद में बिठाया तब उन्होंने वो एक गुलाब का फूल लगाते थे, वो निकाल के उन्होंने मेरी शेरवानी पे लगाया और उन्होंने कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। हाँ, तो मैं वहाँ से फिर निकला तो मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया कि क्यों रो रही है वो। मैंने कहा ये अच्छी बात है, तुम क्यों रो रही हो, कोई ख़राब कुछ हुआ नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं समझोगे। लेकिन उस वक्त से मेरी माँ ने ये सोचना बंद कर दिया कि भी इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। हाँ, उसने कहा भी ये शायद इसी के लिए पैदा हुआ है तो इसे यही करने दो। मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट बहुत था और आगे चलकर उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की फाइनेंस इकट्ठा करके, और उस फिल्म को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 11 अवार्ड्स मिले, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों को। लेकिन वो फिल्म काफ़ी चर्चित हुई और उसको इतने ज़्यादा अवार्ड मिले, इसकी वजह से एक नाम अलग सा बन गया। लेकिन एक फैक्ट तो वही रही कि मेरे पिताजी मेरे बाद इस इंडस्ट्री में आए, तो इसलिए ये नेपोटिज्म की बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। मेरे फादर का नाम शरद पिलगांवकर। चलिए, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने आपके अच्छे दिन, मतलब कहा जाना चाहिए आपकी काफ़ी शोहरत को देखा आपने रहते हुए ही कि जी।
आपने राजा परांजपे का नाम लिया, जो किड जो चार्ली चैपलिन की फिल्म से इंस्पायर होकर बना रहे थे, उसमें और कौन लोग काम कर रहे थे? उसमें सीमा जी थी। सीमा जी वॉज प्लेइंग माई मदर, ओरिजिनल मदर। और उनके अलावा फिल्म में शरद तलवड़कर करके एक्टर थे, और भी बाकी एक्टर्स थे। जीवन कला जी थी, और राजा बापट नाम के एक्टर थे। ये लोग मेन थे। अच्छा, तो ये लेकिन राजा परांजपे जी ने आपको कैसे ढूंढा होगा कि आप से वो काम कराना है? नहीं, वो मेरी क्या कहते हैं उसको, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पिताजी जो थे वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर को जानते थे, और वो पहली बार फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। दरअसल वो एक बहुत बड़े संगीतकार और गायक रहे हैं महाराष्ट्र के। कौन? उनका नाम सुधीर फड़के। सुधीर फड़के, जिन्हें हम प्यार से बाबूजी कहते हैं। तो बाबूजी से उनकी पहचान थी, और एक दिन उन्होंने देखा कि भाई कुछ पेरेंट्स जो हैं वो एक छोटे बच्चे को लेके लाइन में खड़े हुए हैं, और बाबूजी के घर के पास, बाबूजी के घर की जानिब बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने बाबूजी से पूछा कि वो कुछ मिलने गए थे किसी काम से। उन्होंने पूछा कि ये सब क्यों है? बोले नहीं, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे एक 4.5 साल के बच्चे की ज़रूरत है, इस वजह से ये हम मिल रहे हैं बच्चों। उस वक्त ऑडिशन वगैरह ये वर्ड उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। बहरहाल, तो उन्होंने, मेरे फादर ने बोला कि मेरा भी बेटा जो है वो ऐसा ही 4.5 साल का है। बोले आप कल ले आइए। तो मैं राजा बहू को भी बोलता हूँ आके मिले। राजा बहू ने तब तक 200 बच्चे देख लिए थे और वो उकता गए थे। उसमें से उन्होंने एक 7 साल के बच्चे को सिलेक्ट भी किया था, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा 2 साल बड़ा था। बावजूद उसके वो जो के उकता गए थे, उन्होंने कहा नहीं बस अभी मैं और बच्चे नहीं देखूंगा। थोड़े से इम्पेशेंट थे। तो ये बच्चा मैंने सिलेक्ट किया है, जो ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट किया था। लेकिन बाबूजी से जब मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सचिन शरद पेड़गांवकर। क्या करते हो? मैं नाचता हूँ। अच्छा, तो नाचो। तो मैं अपने रिकॉर्ड साथ में लेके गया था। अब मुझे क्या मालूम ये सुधीर फड़के हैं, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कुछ पता ही नहीं, कोई इल्म नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर है? तो मेरे फादर ने मेरे क्या पूछता है? मेरे को मुझे क्या पता क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं हाँ है लाओ। तो उन्होंने रिकॉर्ड चलाई, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, और उस पर मैंने नाचना शुरू कर दिया साहब। नाचने को बोला तो मैं बड़ा खुश होता हूँ भी, बिकॉज नाचना मेरे ख्याल से मेरी ये खुशी है। Nowadays I dance on my wife's tunes। तो सब लोग यही करते हैं। हाँ। तो मैं ज़रा खुल सा गया। तो उन्होंने बोला कि राजा बहू भी आ रहे हैं तो मैं मुलाकात कराता हूँ। राजा बहू नीचे आए। बाबूजी के घर पे लिफ्ट नहीं थी, बाबूजी 2nd फ्लोर पे रहते थे। तो राजा बहू ने नीचे से कहा कि मैं ऊपर नहीं आऊँगा, मुझे अभी किसी बच्चे को देखना नहीं है, जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ओके, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो बाबूजी ने बोला 2 मिनट के लिए ऊपर आइए ना, बच्चे को देखिए। बोले नहीं वो लड़का जो मैंने सेलेक्ट किया है वही रहेगा। बोले कहा आप उसी को लेते हैं, लेकिन मिल तो लीजिए ना 2 मिनट के लिए, क्या है इसमें? अच्छा, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं सुन रहा था सब कुछ। बोले ये आदमी ऐसा कैसा है, वो ऊपर 2 मिनट के लिए भी ऊपर नहीं आना चाहता, मुझसे मिलने नहीं आना चाह रहा। ये क्या बात हुई इतना, ये ऐसा क्या मतलब काइंड ऑफ। तो अल्टीमेटली बोला 2 मिनट के लिए आऊँगा। बोले हाँ ठीक है। वो ऊपर आए, मिले, देखा जब उन्होंने, तब उनको ज़रा थोड़ा सा दिल पिघला। हाँ, शायद कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने मुझसे वही पूछा, फिर से मतलब वही सवाल मेरे सामने आया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सचिन शरद पेड़गांवकर। क्या करते हो? मैं नाचता हूँ। तो नाचो। तो मैं रिकॉर्ड वापस शुरू हो गई, वो मैंने फिर नाचना शुरू किया। फिर नाचने के बाद उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की, फिर यहाँ की बात, फिर एक किस्म की दोस्ती जो है वो उन्होंने पैदा की मेरे साथ। 2 मिनट के लिए आया हुआ इंसान 2 घंटे बैठ गया वहाँ पे, और अल्टीमेटली उन्होंने बाबूजी से कहा नहीं यही लड़का है, इसी को इस फिल्म में हमको लेना है। और फिर मैं राजा भाऊ को फॉलो करता रहा। राजा भाऊ वॉज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू मी। He used to play with me also. He used to make me sleep also for maybe 1-1.5 घंटे के लिए दोपहर में
मुझे सोने भी मिलता था ताकि मैं फ्रेश रहूं, और इस तरह से वो पूरी फिल्म जो थी वो कंप्लीट हुई। तीसरे दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आई एम हियर टू स्टे। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन। उस वक्त तक मैं अपने आप को टटोल रहा था, मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन मुझे क्या एनलाइटमेंट हुई बोल लीजिए आप, या क्या, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन सडनली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, और अब मैं नहीं जाता कहीं, अब मैं यहीं रहूँगा। एंड वो दिन है, आज का दिन है, दिस इज़ माई 58th ईयर इन द इंडस्ट्री जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। बहुत ही हाल में मेरी एक वेब सीरीज़ जो रिलीज़ हुई है 30 जुलाई को, अभी उसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसका 2nd सीज़न। पहले सीज़न में भी मैं था, दूसरा सीज़न भी अभी आया है, और उसकी बहुत सराहना हो रही है, और काफ़ी तादाद में लोग उसे देख रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से आपने फिर पढ़ाई जारी नहीं रखी, क्या हुआ? पढ़ाई सफ़र हो गई, बहुत सफ़र हो गई। हालांकि मैं पढ़ना चाहता था, और मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, जो मैं अब भी हूँ। ये बात और है कि मैं अभी जो है वो किताबों में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। ठीक है। मेरा अभ्यास अभी भी जारी है। जी। और वो एक क्या कहते हैं, सिफत जो थी वो नहीं गई, खुशकिस्मती से वो सिफत नहीं गई, और पढ़ाई लेकिन सफ़र हुई। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार हाथ से छूट जाती तो फिर पकड़ में नहीं आती, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, और वो पकड़ में नहीं आती चीज़। तो इस वजह से एक पॉइंट के बाद मैंने ये सोच लिया कि नहीं भाई, अब नहीं होगा, अब मुझे लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। और कुछ हादसे भी ज़िंदगी में ऐसे हुए थे मेरे पिताजी के, जिसकी वजह से वो बहुत नुकसान उनको हुआ, और वो 6 साल तक घर पे बैठे रहे। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू बी द मैन ऑफ द हाउस। जी। और लेकिन खुशी से, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। और मेरी माँ तो बिल्कुल ख़िलाफ़ थी इस चीज़ से ना, कि ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए बच्चों पे, लेकिन ये मेरी खुशी थी। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से काम किया है। आपने किया। इस तरह अगर कहने के लिए एक कागज़ का कोई छोटा टुकड़ा आपसे कहा ही जाए कि अपनी शैक्षिक योग्यता का कोई प्रमाण दिखाओ, तो आपके पास कहिए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे जो प्रिंसिपल थे जयकर साहब, मेरे मतलब ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। उन्होंने बाद में जाके मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मैट्रिकुलेट तो तुमको, उस वक्त 11th था बोर्ड एग्ज़ाम, तो तुमको मैट्रिकुलेट तो होना चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से होऊंगा, अभी मैं 7वीं की मैंने परीक्षा नहीं दी है। आई कुड नॉट गिव द एग्जामिनेशन ऑफ 7th क्लास, तो मैं कहाँ अभी 11th का ये कहाँ क्या। बोले मैं करवा, मतलब मैं तुमको बिठाता हूँ। तो 4 लोग मेरे पास। अच्छा, उस वक्त तक मेरा काम ज़रा थोड़ा सा कम हो गया था, बिकॉज मैं एडोलेसेंस में था। जी। मतलब मैं ना इधर थे ना उधर थे। ना इधर ना उधर, लेकिन बावजूद उसके मैं कुछ ना कुछ करता ही था। मैंने प्लेज में भी उस वक्त काम किया है, लेकिन वो पीछे पड़े थे कि अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, तो इस वक्त को इस्तेमाल कर लो, और फिर इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हारे घर पे लोग भेजता हूँ। बड़े प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ करके, मतलब वो सब कुछ करके मैट्रिक करा दिया आपको। मुझे उन्होंने बिठाया और मैंने एग्जामिनेशन दी, और एग्जामिनेशन में मुझे 35% मिले। मुझे लगता है इन्होंने दिला दिए होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन वो तो कट टू कट पास होने वाली बात जो होती है ना, वो उन्होंने करवा दी। और या मुझसे हो गई मुलर के तुमसे हुआ है करके उन्होंने बोल दिया, मैंने मान भी लिया। चलो आपने कहा, मैंने मान लिया। तो वो एक चीज़ उन्होंने मुझे दी कि भाई हाँ ये मैट्रिकुलेट। लेकिन उसके बाद भी मैं जो है वो कॉलेज में गया हूँ मैं, लेकिन फिल्मों की शूटिंग के दरमियान। खैर वो सब तो चलिए बात की बातें हैं, और वो तो सिर्फ हमने पूछा आपसे कुछ फैक्ट्स के हिसाब से। हाँ, लेकिन मुझे ना इस चीज़ में, ये चीज़ सब साफ साफ बोलने में ना, मुझे किस बात की शर्म? शर्म नहीं आती। किस बात की शर्म? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ
इसका ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपके साथ सर्कमस्टांशियल एक चीज़ हुई, इसलिए हुआ। लेकिन मैं एक कोई गलत मैसेज नहीं देना बिल्कुल चाहता। बिल्कुल। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ जो आज पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और उनके माँ बाप को भी ये कहना चाहूँगा कि इसका ये मतलब नहीं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट या अहम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप देखिएगा कि जिन 4-4.5 साल की उम्र से जो आपने काम करना शुरू किया, वो एक ऐसा बीच का पीरियड भी है आपका एडोलसेंस तक आने से पहले का। तब बच्चों को लेकर ये सेंसिटिविटी भी नहीं थी जो आज है कि बच्चे को एक इक्वल, उसके साथ जो नई पेरेंटिंग है वो बच्चे को वो रिस्पेक्ट देती है कि जो पहले नहीं होती थी। आज से आप 50 साल पहले की बात अगर करें तो एक तरह से चाइल्ड लेबर के उसमें ब्रैकेट में डाला जा सकता है, या फिर ये कि सेट पर दिन है कि रात है। हालांकि आपने राजा भाऊ की बात की कि वो आपको आराम भी कर लेने देते थे, लेकिन राजा भाऊ जैसे कितने डायरेक्टर बाद में हुए होंगे जिन्होंने आपकी इस कंफर्ट को भी जब रखा होगा। फिर वो एक बच्चे की तरह, फिर उसको मतलब दिन है कि रात है कि धूल है कि आंधी है कि लाइट्स है। क्योंकि जब बलराज साहनी जी के जब गाढ़े दिन थे और जब परीक्षित जी जब छोटे थे, जब उनको सेट पर वो लेके जाते थे, तो वो कभी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये देख के बहुत ख़राब लगता था कि एक बड़ी सी आंधी चलाई जा रही है और मेरे छोटे से बच्चे की आंखों में धूल जा रही है, फिर उसका हाथ पकड़ के मैं वापस सेट से। आप इस पूरे कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए और अपने इस जो बाल कलाकार के रूप में जो किया हुआ काम है उसको ज़रा याद कीजिए और समझाइए। नहीं, जैसे कि आपने भी कहा कि वो पेरेंटिंग जैसी आज है वैसे 50 साल पहले नहीं हुआ करती थी, उसी तरह से चाइल्ड लेबर भी 50 साल पहले नहीं हुआ करता था। जी बिल्कुल। वो भी अभी ही हो रहा है। हाँ। जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा एसोसिएशंस आ गई हैं, हर एक चीज़ का एक एसोसिएशन है। अब थोड़े दिनों बाद कुर्सी का भी एक एसोसिएशन हो जाएगा, है ना। और ये जो टेबल लैंप यहाँ पे पड़ा हुआ उसका भी एक एसोसिएशन हो जाएगा कि आपने ये ऐसे ही क्यों रखा, उसमें लाल ही कलर क्यों लग रहा है अंदर से, लाल कलर से आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि ये आपका जो शो है वो लोगों को भड़का रहा है क्योंकि आपने एक लाल कलर उसमें लगा। मतलब कोई अगर इंसान अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नाम की चीज़ नहीं आती। पहली बात, चाइल्ड लेबर की बात ठीक है, आप नौकरी पे किसी को मत रखिए जो कि 18 साल से कम हो। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ। वो चाइल्ड लेबर पे आ सकता है, किसी भी किस्म की नौकरी है, मतलब सिर्फ घर की ही नहीं, इवन होटल्स में भी जो कप प्लेटें धो रहे हैं, हाँ धो रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिल्मों में काम करना या एड्स में काम करना, इसको आप अगर चाइल्ड लेबर में अगर लाना चाहेंगे तो ये गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं नहीं हो रही होगी, वो हो भी रही होगी तो वो भी गलत है जी। तो उस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए, उस चीज़ को रोकना चाहिए। जहाँ पे अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि इस बच्चे पे ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है काम करने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ आप ज़रूर कुछ करें, उसको आप जनरलाइज मत कीजिए। जी। और मेरे बचपन में तो मुझे ऐसा कोई वाक़या याद नहीं है कि मेरे पे किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती हुई हो। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो मैंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से सीखा है। तो ये तो आपने शुरू में ही कह दिया कि तीसरे दिन आपको ये एहसास हो गया कि आप यहाँ पर यही काम आपको अच्छा लगता है और इसमें आप रहेंगे। जी। फिर आपने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को तो मालूम नहीं कि लाइट कहाँ पर है और सीन क्या चल रहा है और फ्रेम का साइज़ इस वक्त क्या है, ये सब तो मालूम नहीं था। और ये सब चीज़ें आपने धीरे धीरे करके उस पर महारत हासिल की होगी, शायद इसलिए भी आपको दूसरे डायरेक्टर्स बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लेते रहे। जी हाँ, नेचुरली हर दिन था मेरे लिए नया था और हर चीज़ मेरे लिए नई थी। एक चीज़ और मैंने बचपन से सीखी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस वक्त अगर आप जो कुछ काम कर रहे हो वो उस वक्त का, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा काम। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। वरना ये बड़ा होता है कि यार आज ये करना पड़ेगा, यार मत करो, फिर डोंट डू इट।
आप बोल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप बगले झांकते हुए वो काम ना करें, उसका हक नहीं है आपको। जी। ये भी चीज़ मैंने बचपन में ही सीखी है, और जो मेरे बहुत बड़े काम आई है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा ऑब्जर्वेंट रहा, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग चीज़ों को सीखने का मौका मिला, और इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा ये रहा है कि मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ भी देखता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, इनसे भी सीखता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ। ये ये क्या कहते हैं उसको, ये मेरी नेचर है मेरा, इसको मैं पैदा ही हुआ हूँ उसके साथ जी। तो इस वजह से मैं हासिल करता रहा, और आप पर मुनसर है कि आप तरकीब लेना चाहते हैं या नहीं, ये आप पे मुनसर है कि नहीं। अगर आपने अपने किवाड़ बंद करके रखी हैं तब तो आपको कुछ मिल नहीं सकता, लेकिन आपने अगर कान नाक आँख खुले रखे तो आपको खुशबू भी आएगी, आपको अच्छा दिखाई भी देगा, आपको अच्छा सुनाई भी देगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं सीखने की मैं कोशिश करता रहा, जो मैं अब भी करता हूँ, और काफ़ी चीज़ें सिस्टम में आती गईं। ये किताब में लिख के पढ़ने वाली और सीखने वाली चीज़ें नहीं होती, ये आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं, और आपको उसको पहनना पड़ता है उन चीज़ों को जी। तो मैं पहनते गया, और अलग अलग किस्म के मलबूस मैंने पहने, और आज भी पहन रहा हूँ, और जिसकी मुझे बेहद खुशी है। देखिए, आप तो इतने खुशकिस्मत हैं कि आपकी पहली ही फिल्म के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिल गया। तो ऐसे आदमी के लिए तो शोहरत क्या चीज़ है, मतलब जो बचपन में ही पहली फिल्म से ही वैसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया हो। लेकिन फिर शायद वो दौर भी आया होगा जब अब बाल कलाकार का ठप्पा हट गया, अब आप मेन स्ट्रीम एक मेन लीड रोल में, और वो शायद एक साथ आई हुई 3-4 फिल्में थोड़े थोड़े अरसे पर हैं जिनमें आप काफ़ी छाए रहे। तो आपके हिसाब से वो कौन सी फिल्म या कौन सा दौर है जिसमें आप टक्कर देने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने माने चेहरों को? नहीं, मैंने टक्कर तो किसी को दी नहीं, क्योंकि मेरी हाइट उतनी कभी भी लंबी हुई नहीं कि मैं किसी को टक्कर दे सकूं। जी। मैं ऊपर वाले का एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे हमेशा छोटा रखा। छोटा रहने में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि बड़ा होने की संभावना होती है, उम्मीद होती है, जो मुझे अब भी है कि एक दिन मैं बड़ा होऊंगा। तो उसमें एक अलग किस्म का एंथुजियाज़म, एक जोश अलग किस्म का एक्टर के पास होता है या फिल्म मेकर के पास होता है कि मुझे अब भी कुछ करना है। अब भी जो है मुझे उतना मौका नहीं मिला है, अभी भी मैंने अपनी पोटली में से जो है पूरा के पूरा बाहर नहीं निकाला है। अभी भी मैंने कुछ 30-35% ही निकला है बाहर, अभी 65% जो है वो बाकी है। इस चीज़ का एहसास जो है वो बड़ा कुछ कर जाता है, और जो मुझ में है जिसकी वजह से भूख और प्यास जो है वो कायम रहती है। किसी का पेट भरा हो और उसको आप खाने पे अगर बुलाएं तो आपको खुशी तो होगी नहीं, वो तो खाएगा ही नहीं, लेकिन आपको भी खुशी नहीं होगी। तो वो वैसी वाली बात है कि मैं भूखा रहा हूँ, मैं प्यासा रहा हूँ, और वो तश्नगी जो है वो मिटना इतना आसान है नहीं। और जब तक कि वो तश्नगी है तब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं काम करने के लिए क्या कहते हैं उसको उत्सुक हूँ, और मैं बहुत काम करना चाहता हूँ अब भी। उसकी वजह ही वो है, अगर तश्नगी नहीं होती तो फिर वो वजह क्या मतलब वो। एक बड़ा खूबसूरत मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा शायद आपको फ़िलासॉफ़िकल लगेगा, लेकिन एक फ़ारसी के शायर रहे हैं, फ़ारसी तो मुझे आती नहीं है, लेकिन उनके एक बंद में उनको क्या कहना था, उनका ख़याल क्या था, वो मुझे अब्बा ने बताया। हमारे अब्बा मतलब मजरूह सुल्तानपुरी, जिन्होंने मुझे अपनाया अपने बेटे के जैसा, और मैंने तब से लेके आज तक मतलब अब भी मैं उन्हें अब्बा ही कहता हूँ। उन्होंने मुझे सुनाया था ये, जो मेरे जहन नशीन रह गया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो वो ऐसा था कि थॉट ऐसा है
कि अगर आप किसी सहरा में हैं और आपने वहाँ एक शराब देखा और आपने धोखा नहीं खाया, तो मेहरबानी करके अपनी अक्ल को दाद मत दीजिए, बल्कि ये कबूल कीजिए कि आप में प्यास नहीं थी। तो वो प्यास होना ज़रूरी है और वो धोखा भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप प्यासे ही नहीं हो तो आप कैसे धोखा खाएंगे? नहीं खा सकते धोखा। अगर धोखा नहीं खाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं ज़िंदगी में। तो इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, जीते आया हूँ। और यस, आई हैव बीन ऑब्जर्वेंट एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे रास्ते पे चलता हुआ मेरे को फुटपाथ का गंडेरी वाला नहीं छूटता आंखों से मेरे। अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन फिर सवाल वहाँ पर अभी भी है कि बालिका वधू और आँखियों की झरोख। टक्कर मैंने किसी को नहीं दी। टक्कर की बात नहीं, लेकिन वो दौर ऐसा है। अब जैसे अगर सिर्फ नदिया की पार की बात करें तो चंदन चंदन तो आपको हवाओं में ऐसे गूंज रहा था, मतलब गुंजा और चंदन और अब भी वहाँ के लोग मुझे वहीं का समझते हैं जी। 80% यूपी बिहार के लोग मुझे वहीं का समझते हैं। उनको कहीं किसी ने अगर जाके ये कह दिया कि वो तो महाराष्ट्र का है, मराठी है, झगड़ा करने लगते हैं। तो इसमें मुझे खुशी है इस बात की। और मैं उनसे ये अगर पूछा जाए तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ, मैं आप ही का हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वो उन दिनों की जो मतलब जो वो है शोहरत और वो जो असासा है, उसको कुछ तो आप खुशी खुशी कहिए, तो कुछ बोस्ट ही कर दीजिए हमारे लिए। नहीं, मैं बोस्ट क्यों करूँ? कोई भी क्या कहते हैं उसको, टेम्परेरी चीज़ को मैं बोस्ट क्यों करूँ? मैं बोस्ट उसके लिए ज़रूर करूँगा जो परमानेंटली जो है, जिसको कि हम दायम कह सकते हैं जी। दायम जो चीज़ है उस पर मैं बोस्ट ज़रूर करूँगा। वो है मेरा ख़जाना जो मेरे पास है, जिसको कि कोई चुरा नहीं सकता। अगर मेरी गाड़ी कोई चुरा सकता है, मेरी पर्स कोई चुरा सकता है, मेरे कपड़े कोई चुरा, मेरी घड़ी कोई चुरा सकता है, लेकिन मेरा तजुर्बा कैसे चुराएगा? किसी ने मुझसे पूछा कि सचिन, ये जो ताजिर, ये जो लफ्ज़ है वो तिजारत से आया है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ताजिर जो लफ्ज़ है वो तिजारत से आया है, लेकिन ताजिर बनता तजुर्बे से है, तिजारत से नहीं। अच्छा, मैं ये तो सवाल आपसे पूछने ही वाला था। और उस शुरू के मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट से अभी तक भी बीच में दिमाग में आ रहा था कि पूछूं, तब तक आपने अब्बा का नाम लिया, यानी मजरू सुल्तानपुरी साहब का। तो लगता है कुछ थोड़ा साइकिल मिल रहा है। ये इतनी अच्छी उर्दू आप कैसे बोलते हैं? मैं देख रहा हूँ शीन, काफ, फे, खे, जे आपके मुंह से ऐसे ऐसे बहते बहते ऐसे निकल रहे हैं। देखिए, अब ये ज़बान मराठी तो मेरी मादरी ज़बान है ही, मातृभाषा है ही, लेकिन उर्दू भी मेरी जो है वो मादरी ज़बान है जी, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे जिस्म का एक हिस्सा है उर्दू, जिसकी शुरुआत अब्बा से नहीं हुई थी। अब्बा ने उसको क्या कहते हैं, परवरिश दी अच्छी तरह, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी, इसका जो आगाज़ हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो मीना आपा की वजह से हुआ। अच्छा। मीना आपा के साथ मैंने फ़िल्म की थी मजली दीदी, जब मैं 9 साल का था। तब मेरे साथ काम करके कुछ मेरे ख्याल से दूसरा स्केड्यूल चल रहा था, तब उन्होंने मुझे नज़दीक बुलाया। शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, शी हैड नेवर एनी चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं थे, तो बच्चों से बड़ा प्यार था उन्हें। मेरे साथ खेला करती थी इन बिटवीन शॉट्स, अदरवाइज़ वो किताब लेके बैठ जाती थी, लेकिन जब मैं सेट पे हुआ करता था तो वो किताब को परे रखती थी और मेरे साथ खेला करती थी, कहानियाँ मुझे सुनाया करती थी। एक दिन उनको ऐसा महसूस काफ़ी दिनों से हो रहा होगा, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया कि सच्चू बाबा, शी यूज्ड टू कॉल मी सच्चू बाबा, ऋषिदा उस फिल्म के निर्देशक थे, वो भी मुझे सच्चू बाबा कहते, तो उनकी वजह से मीना आपा भी मुझे सच्चू बाबा कहने लगी। तो सच्चू बाबा, तुम घर पे क्या बोलते हो? मतलब मैंने पूछा, मतलब क्या बोलता हूँ? नहीं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो घर पे? मैंने कहा मराठी बोलता हूँ। और फिर हिंदुस्तानी कब बोलते हो? जब मैं सेट पे आता हूँ तब जो डायलॉग जो दिए जाते हैं तो वो पढ़ता हूँ, बोलता हूँ। और
लोग जो होते हैं, जो मराठी होते हैं उनके साथ मराठी ही बोलता हूँ, लेकिन जो मराठी नहीं हैं उनके साथ हिंदी में हिंदुस्तानी में बात करता हूँ। तो इसका मतलब है ज़्यादातर तुम मराठी बोलते हो। मैंने कहा जी मीना आपा। तो बोले यही वजह है कि तुम्हारे हिंदी में और हिंदुस्तानी में मराठीपन झलकता है। अच्छा। जो उन्होंने नोटिस किया था और इसको सुधारना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो जो दिया जाता है मैं बोल देता हूँ, रिश्तेदार हैं वो ओके भी कर देते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मेरी अक्ल जो थी वो यही मुझे बता रही थी। बोले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगी। तो मेरी माँ आया करती थी सेट पे, तो उन्होंने बोला कल आप जो है अपने हस्बैंड को भी ले आइएगा। तो दूसरे दिन दोनों आए, तो दोनों से उन्होंने कहा कि इसकी ज़बान ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला बताइए क्या करें, हमको तो कुछ मालूमात है नहीं इन सब चीज़ों की, आप बताएं तो उस हिसाब से फिर कुछ करने की कोशिश करें। बोले आप मत कुछ कीजिए, मैं ही कुछ करती हूँ। मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, तो आप इसको हफ्ते में 4 दिन मेरे घर पे भेजिए, मैं गाड़ी भेजूँगी 2 घंटों के लिए। 2 घंटे मेरे साथ रहेगा, उसके बाद जो भी वक्त आपको सूट हो रहा होगा। बोले हाँ ठीक है। मैं बड़ा खुश। तो लंबी सी गाड़ी आती थी मुझे लेने के लिए और मैं उस गाड़ी में पीछे बैठता था और बड़े मज़े से, एसी वैसी तो नहीं हुआ करता था गाड़ियों में उस वक्त, क्योंकि जितनी भी हवाएं थीं वो उतनी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं थी। तो गाड़ी में बैठ के पहुंच जाता था। जानकी कुटीर जू पे उनका बंगला था, तो वहाँ पे मैं पहुंचता था और वो मेरे साथ पहला 1 घंटा, शुरुआत के दौर में पहला 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेला करती थी और टेबल टेनिस के 1 घंटे के बाद वो मुझे बिठा के उर्दू बोलना कैसे है वो सिखाती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भले तुम्हें पढ़ना लिखना ना आए, डजेंट मैटर, लेकिन तुम्हें बोलना ऐसे आना चाहिए कि रास्ते चलता आदमी रुक के मुड़ के देखे कि कौन बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 2-4 दिन ऐसा चला, उसके बाद मैं बोर हो गया उर्दू से। तो मैंने बोला मीना आपा वही खेलते हैं ना, ये क्या है इसका। उन्होंने नहीं बेटा वो खेलेंगे, ये भी करेंगे, कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये 2 घंटे चलेगा। अच्छा, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या है। फिर वो मुझसे फिर एक एक करके फिर उन्होंने सारी चीज़ें बोलना शुरू किया, ना ये किया वो किया। तो जब 4-1 महीने हो गए, मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो मैंने मीना आपा से पूछा, मैंने कहा मीना आपा इसका क्या फ़ायदा होगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा मैंने। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे लगता है कि तुम बड़े होकर बहुत काम करोगे, तुम्हें बहुत काम करना है और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम याद करोगे कि मेरी एक आपा थी जो मुझे कुछ दे गई। और यकीन मानिए आप कि मेरी ज़िंदगी का एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मुझे मीना आपा की याद नहीं आती। ऐसा कुछ मुझे वो दे गई जो मेरी ज़िंदगी से चिपक गया। मतलब उसने इस तरह से मुझे अपनाया, मैंने उसे अपनाया, क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं सोता भी उर्दू को लेके हूँ, मैं जागता भी उर्दू को लेके हूँ। अगर आप आधी रात में अगर मुझे जगाएं तो सबसे पहले निकलेगा कि कौन है, क्या है, काइंड ऑफ। और ये वाहिद एक ऐसी सौत है जो सुप्रिया को पसंद है। हाँ। तो इस तरह से वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में 4 साल तक मीना आपा ने ये सब किया मेरे। अच्छा। 4 years। और उसके क्या बाद वो मेथड क्या अपनाती थी जिससे आप नहीं, थोड़ा बोलती सीखें? थी, बोलना एक एक लफ्ज़। पहले तो शुरुआत में तो उन्होंने एक एक लफ्ज़, खून, कानून, अच्छा, किस्मत, और ये और कहती थी आप दोहराओ साथ में। दोहराओ। हाँ। और उस वक्त काफ़ी एफर्ट लगता था। ख्वाब, हाँ, वो कहाँ से निकले, साउंड कहाँ है, वो एफर्ट बहुत था। तो शी सेड फाइन, अभी रहने दो एफर्ट, वो डजेंट मैटर, धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। वो निकलना चाहिए, वो ऐसा साफ होना चाहिए
कि किसी को पता ही ना चले कि तुम बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो और तुम सही भी बोल रहे हो, ऐसा भी लगा। क्योंकि क्या है ना, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो बाज़ औक़ात आपको उसके उस लफ्ज़ के मायने भले ही ना समझ में आए, फिर भी आप इस ज़बान की लचक से और खनक से नहीं बच सकते। इस ज़बान में वो एक तासीर है। उर्दू को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इकबाल साहब ने जो शेर कहा है वो उर्दू के साथ बहुत चस्पा है कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या आप जहाँ चाहे इसको आप दबाने की कोशिश करें, वो कहीं और से बाहर निकलेगी। इस ज़बान में वो तासीर है। और जिसको कि मेरी फैमिली में दूसरा कोई भी उर्दू नहीं बोलता, मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं घर जाके इसके प्रैक्टिस किसी के साथ बोल के करूँ, ऐसा भी कुछ नहीं। मतलब ना मेरे फादर को उर्दू आती थी, ना मेरी मदर को आती है, ना मेरी जो हमशीरा हैं उन्हें उर्दू आती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद मेरी बीवी वो टिपिकल मराठी फैमिली से आई हुई लड़की है, मराठी बहुत बढ़िया, उसकी वजह से मेरी मराठी सुधरी, वरना मैं उर्दू में ही घुसा हुआ था। मराठी मेरी गड़बड़ थी काफ़ी, क्योंकि ध्यान नहीं था ना उस वक्त उतना, लेकिन बीवी की वजह से जो है वो मराठी जो है वो अपनी जगह पे आ गई, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छी बात भी है। बिल्कुल। बहरहाल मीना आपा 72 में गुजर गई। उससे काफ़ी साल पहले ये जो था अपना ये सीखना वो सब वो बंद हो चुका था। उनकी सेहत जो थी वो जवाब दे रही थी और मीना आपा नहीं रही। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरा क्या होगा, उर्दू का क्या होगा, कौन मुझे ये। और फिर हम एक जगह पे शिफ्ट कर चुके थे 70 में, और फिर मुझे मालूम पड़ा कि सामने वाला जो बंगला है वो मजरू साहब का है। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं, कैसे मिलूं, क्योंकि वो एक तशनगी जो थी वो मैं ही जानता था, वो मेरे फादर उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे या मदर नहीं कर पाती थी। तो मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मेरे दरवाजे पे बेल बजी, डोरबेल बजी, शाम को 6 बजे। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी उम्र का एक लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ है। उनका सचिन, मैंने कहा हाँ जी, हाँ सचिन, मेरा नाम अमू है, दरअसल मेरा नाम एरम है, लेकिन सब लोग मुझे अमू कहते हैं, मेरे साथ दोस्ती करोगे, नीचे चल के खेलते हैं। मैंने कहा पहले तो मैं पहचानता नहीं हूँ। मैंने कहाँ रहते हो तुम? वो सामने वाले बंगले में रहता हूँ, मैं मजरू सुल्तानपुरी का बेटा हूँ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा नीचे खेलने के लिए तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पे कि तुम अपने फादर से मुझे मिलाओगे। हाँ अभी चलो। बोले नहीं, पहले खेलते हैं, फिर कल चलेंगे मिलने के लिए। मैं भी थोड़ा सा नर्वस वो महसूस कर रहा था। तो नीचे गए, हम लोग खेले। दूसरे दिन मैं अब्बा के सामने गया। अब्बा ने शायद पहचाना, शायद कोई कहीं देखा होगा या कुछ होगा। बहुत ज़्यादा फिल्में देखने के शौकीन नहीं थे अब्बा, लेकिन वो फिर ऐसा रिश्ता हो गया, ऐसा धीरे धीरे उन बच्चों में मैं भी एक उनका बच्चा हुआ। और उनको ये पता चला कि मेरा जो है वो इस ज़बान की जानिब मेरा कुछ दखल है। तो वो चीज़ उन्हें भा गई, क्योंकि वो कोशिश में थे कि उनके बच्चों को ये चीज़ आए या वो कुछ इसमें इंटरेस्ट लें, लेकिन किसी बच्चे ने भी नहीं लिया। ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर है तो है, नहीं तो नहीं। थोपना मुश्किल है। आप इसे थोप नहीं सकते। तो इस वजह से उनको बड़ा मज़ा आया। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको। कुछ सालों बाद ईद आई, तो ईद पे जाहिर सी बात है कि बच्चे तो होंगे ही घर में, लेकिन रिश्तेदार भी आते हैं, उनके भी बच्चे। और मजरू साहब का घर बड़ा, तो अम्मा भी हमारी फिर अच्छा सा लजीज़ तरीन जो है वो खाना पकाती थी, कबाब बड़े बड़े खूबसूरत पकाती थी। तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, तो अब्बा ने फिर सबको बच्चों को तो रूम में बुला लिया ईदी देने के लिए। सारे बच्चे जो है अब्बा रूम में, मैं भी था उनमें से, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने एक का नाम लिया, 10 रुपये दिए। 10 रुपये जैसे बच्चे के हाथ में 10 रुपये मिले, बच्चा भाग गया नीचे जाके, कोई आइसक्रीम खाना है या चॉकलेट खाना है, क्या करना है, जो भी करना है। एक एक बच्चा ऐसे
भागते। उन्होंने वो नाम लेते गए, 10 रुपये दे। 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी जी। नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। सब बच्चे भाग गए, मैं अकेला था। और मैं फिर थोड़ा बगले झाँकने लगा मैं, और उसके बाद मैं मुंडी नीचे करके मैं अपना जाने लगा। उन्होंने कहा सचिन, जी अब्बा यहाँ आओ। मुझे सामने बैठा, बिस्तर पे बैठा करते थे हमेशा लिखने के लिए, वो टेबल कुर्सी का भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। बिस्तर पे बैठे हुए, बैठो। मैं बैठा, उन्होंने एक कागज़ लिया। वो जानते थे कि मुझे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता। वो कागज़ में उन्होंने देवनागरी में एक गज़ल लिखी और देवनागरी में मजरूह लिख के मेरे हाथ में दिया, ये ले बेटा, ये तेरी दी। अच्छा क्या बात। वो मैं परेशान हो गया देखकर, खुशी के मारे। मैंने कहा जी अब्बा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा अब्बा ये आपने और किसी बच्चे को क्यों नहीं दिया? बोले नहीं बेटा, उनकी समझ में नहीं आएगा, जा। और मैं भागा वो लेके। मैं जानता था कि ये चॉकलेट और आइसक्रीम और ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ मुझे अब्बा ने उस दिन दी। ये सारी चीज़ें मुझे हासिल हुई हैं। ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों के साथ साबका हुआ मेरा, ऐसे लोगों के साथ रहने का, जिन्होंने मुझे भर भर के दिया। और उस ज़माने के लोग थे ऐसा, जो भर भर के देते थे, कंजूसी नहीं करते थे। आजकल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देने से कम हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए मैं भी इसी फिराक में रहता हूँ कि अगर किसी को मुझे कुछ देना है, अगर मुझे मौका मिले कुछ देने का, तो मैं हाथ जो है अपना खींचता नहीं हूँ, मैं बढ़ाता हूँ। और ख़ास तौर पे इस ज़ुबान की जानिब जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है मैं आपको बताऊँ एक बात, कि आपकी ज़ुबान साफ़ अगर है तो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। जैसे कि डायलॉग याद करना भी कॉन्फिडेंस की बात है। जो भी आपको लाइंस मिली हैं, उन लाइंस को आपको याद बाय हार्ट करना है, ज़हनशीन रखना है। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा फोकस आप परफॉर्मेंस पे कर पाते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे है, पक्की बैठी हुई है। वैसे ही अगर जिस ज़बान में आप बात कर रहे हैं, वो ज़बान अगर आपको ठीक ठाक आती है, मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे पूरी तरह से उर्दू आती है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता, क्योंकि आज भी ऐसे अनगिनत अल्फाज होंगे जो मुझे सीखने बाकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि नथिंग इज़ कंप्लीट ना, एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट। तो वैसा है, तो इसकी वजह से वो ज़बान भी अगर थोड़ी काबू में हो आपके, या ज़बान पे आपकी कमांड हो, तो परफॉर्म करते वक्त ना बड़ा मज़ा आता है, और फिर देखने वाले को भी उसका लुत्फ़ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नींद छूटता ना, फिर पता नहीं, जैसे कि आपने बात करते करते मुझसे पूछ ही लिया ना कि ये क्यों है और क्या है, अगर आपको महसूस नहीं होता तो कहाँ से पूछते? बिल्कुल। तो ये जो इतना लंबा अरसा, अब आप कहते हैं कि करीब 1 साल में आपको 60 साल हो जाएंगे फिल्मों में ही रहते हुए और करते हुए, और इस पूरे अरसे में ना सिर्फ आपने एक्टिंग की, बल्कि आपने फिल्में खुद डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, लिखी, और वो चल भी रहा है पूरा सिलसिला। अब तो वेब सीरीज़ में ये जो पूरा जो ज़िंदगी का सफ़र है, उस पर अभी अगर ठहर कर थोड़ा रुक कर देखना हो, तो क्या किस नतीजे पे आप पहुंचते हैं कि ये इस ज़िंदगी ने आपको क्या दिया? बहुत कुछ दिया। दूसरी बात, मैं ठहरना जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो दर्द हूँ जो ठहरता नहीं। मैं महसूस करने की चीज़, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं ठहरा या रुका, तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रुकना चाहूँगा। अगर मैं अपनी माँ की गोद में सर अगर मैं रख दूँ, तो मैं वहाँ पर रुकना चाहूँगा काफ़ी देर तक। और फिर मैंने अपनी फैमिली लाइफ भी उतनी ही संभाल के रखी है, इतना मैं बताऊँ, जितना मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी मैंने करने की कोशिश की।
साथ उसके मैं बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं रहा कभी भी कि मुझे ये भी चाहिए नहीं, मुझे वो भी चाहिए नहीं, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए नहीं। हर एक चीज़ मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी तरह से पूरी तरह से करनी नहीं आती, और जब तक कि मैं वो पूरी तरह से करना नहीं सीखूंगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो आई फील फॉर्चुनेट। मेरे हिसाब से मैंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे कि इस जन्म में ऊपर वाले ने मुझे इस इंडस्ट्री में भेजा। दूसरी बात, कामयाबी नाकामयाबी, ये दो चीज़ें एक ही सिक्के की दो सूरतें हैं। ठीक है ना? तो मैंने ना अपनी कामयाबी का कभी जश्न मनाया है, ना अपनी नाकामयाबी का सोग मनाया, क्योंकि वो चोली दामन का साथ है ना इनका, तो वो तो होगा ही, कभी ये होगा कभी वो होगा। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है ये आप देखिए, अफसोस करने से बेहतर है ना। कुछ सीखने ही मिलेगा आपको। तो वो मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे, धूप छांव ज़िंदगी में चलती रहती है और वो चलती रहेगी, उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज ख़ास तौर पे आजकल के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा जल्दी मायूस हो जाते हैं। उसका रीज़न बताऊँ मैं आपको, इनके शायद पेरेंट्स ने उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्ट नहीं दिया। स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकल वर्कआउट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इज़ नॉट स्पोर्ट्स। लेकिन स्पोर्ट्स से आपको क्या सबसे ज़्यादा फायदा होता है? हाँ, मतलब जीत और हार को आप वैल्यूज में जज नहीं करते, क्योंकि उसी को कहा जाता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट यही है। नहीं, स्पोर्ट आपको सबसे ज़्यादा क्या सिखाता है? आपको हारना सिखाता है। हारना आप वरना कैसे सीखेंगे मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में जाके हारना कोई सिखाएगा। कौन सा स्कूल है ऐसा, कौन सा कॉलेज है ऐसा, कौन सा इंस्टीट्यूट है ऐसा जो आपको हारना सिखाता हो? नहीं सिखाता। स्पोर्ट्स ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको हारना सिखाती है। यू हैव टू टेक आपके पास चॉइस नहीं होता है जब आपको डिफीट मिलता है तो, बट देन यू शुड नो हाउ टू टेक इट। ठीक है, ग्रेसफुली वो डिफीट लेना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, मायूसी नहीं होती, आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। मैं जब पढ़ता हूँ कुछ चीज़ें तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ कि किसी ने अपने आप को लटका दिया, किसी ने जहर खा लिया, या किसी ने ट्रेन के नीचे जो है खुदकुशी कर ली। सही बात। क्या है ये? दिस मीन्स यू आर मेंटली इल। जहनी तौर पे आप बीमार हैं। आपको उस बीमारी का इलाज करना चाहिए। बीमार का इलाज करने से कुछ नहीं होगा, बीमारी का इलाज करना चाहिए। और ये क्यों आपको महसूस होता है? बिकॉज आप मेंटली इनसिक्योर्ड हो जाते हो। मेंटली इनसिक्योर हो जाते हो, फिर उसके बाद आप जो है वो मनफी अंदाज़े फ़िक्र कह सकते हैं आप, उसके भी शिकार हो जाते हो। बिल्कुल, है ना? तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको किस तरह से अवॉइड करनी है, उसके लिए आपको उस पर गौर करके उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे वो अपने आप अवॉइड हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आज भी जब भी मैं कभी मीर साहब को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, या मेरी नशिस्त व बर्खास्त बहुत लोगों के साथ में होती रहती है, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें मिल रहती है। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा नेगेटिविटी के बारे में आप सोचते रहें, आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। और मुझे आज खुशी है कि मैं आपसे मिला हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से भी मुझे, आपकी जानिब से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, महसूस हो रही है। शुक्रिया। तो ये चीज़ भी आज मेरे लिए अहमियत रखती है। आप समझे मेरी बात? मैं ये जब जाऊंगा यहाँ से तो वो मैं लेके जाऊंगा अपने साथ, जो आज मुझे खुश रखेगी शाम में। तो ये चीज़ें हैं कि आप किस तरह से क्या देखते हैं किन लोगों में। तो वैसा मैं रहा हूँ, इस वजह से इस इंडस्ट्री में सारी चीज़ें देखते हुए भी मैं अपनी जगह पे हूँ। जो भी मेरी जगह है। कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर था बड़ा खूबसूरत, क्या? कि मैं कतरा ही सही मेरा अलग वजूद तो है, मैं कतरा ही सही मेरा अलग वजूद तो है,
हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। क्या बात है। कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक और शेर है इसी गज़ल का, इरशाद। कि मैं जिसके हाथ में एक फूल रख के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल रख के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। क्या बात है। इसी से तरगीब हुई थी मुझे सबसे पहली बार जब मैंने एक शेर कहा था कि मुकम्मिल गज़ल नहीं महज एक मिसरा, मुकम्मिल गज़ल नहीं महज एक मिसरा हूँ मैं, मुकम्मल गज़ल नहीं महज एक मिसरा हूँ मैं, सुना है एक सुखनवर मेरी तलाश में है। क्या बात है। तो हम समझते हैं कि इस नोट पर हम लोग इस बातचीत को वाइंड अप कर सकते हैं। जी जी जी। तो बहुत मज़ा आया सचिन जी आपसे बातें करके। कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे या घर से इरादा करके चले थे कि इस इंटरव्यू में ज़रूर बोलूँगा और वो सवाल मैंने नहीं पूछा हो, तो इस वक्त आप कह सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे दिल खोल के बोलने के लिए आया था और आपने दिल खोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहते हैं उसको, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी मतलब उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया। मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक बड़े उस्ताद का एक चंद मिसरे हैं जी उस्ताद के, जो मैं कहना चाहूँगा कि मुफलिस हूँ मगर वारिस फितरत हूँ मैं। मुफलिस हूँ मगर वारिस फितरत हूँ मैं, इसरार पैगम्बरी की दौलत हूँ मैं। मुफलिस हूँ मगर वारिस फितरत हूँ मैं, इसरार पैगम्बरी की दौलत हूँ मैं। ए लम्हा मौजूद अदब से पेशा, आइंदा ज़माने की अमानत हूँ मैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सचिन जी। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सचिन। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं guftagoo@rekhta.org पर। ग्रेट सेशन। थैंक्स। होपफुली अगली बार तक और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। नाइस, पर ये डिले क्यों? फंड्स अरेंज करने की कोशिश जारी है। सोचा था कोई इजियर तरीका होगा, पर मेरी दुनिया में ये पॉसिबल नहीं लगता। पर व्हाट अबाउट माय वर्ल्ड? वो तो यही है, बॉब वर्ल्ड। जॉइन अ वर्ल्ड जो रहे आपकी दुनिया में। बॉब वर्ल्ड, जो दे अनलिमिटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू क्विक एंड इजी लोन्स। डाउनलोड नाउ और लॉग ऑन टू bobworld.com। फोकस इज राइट। वाओ, द न्यू इक्विपमेंट इज फाइनली हियर। यू फॉरगॉट मी क्या? अरे नहीं सिंधु, मैंने भी तुम्हारा वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है, बॉब वर्ल्ड। बॉब वर्ल्ड, वी लिव इन योर वर्ल्ड।